एक गांव के अंदर एक घर में एक अकेली बुजुर्ग महिला रहा करती थी। एक दिन सुबह सुबह तीन व्यक्ति उस महिला के दरवाजे पर आते हैं और वहां आकर जोर जोर से आवाज़ लगाकर उसे बाहर बुलाने लगते हैं। जैसे वो महिला बाहर आती है तो हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाकर उससे माफ़ी मांगने लगते हैं और कहते हैं कि माँ जी हमें माफ़ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब यह सब कुछ देखकर वह बुजुर्ग महिला काफ़ी ज़्यादा हैरान है और साथ में उस गाँव के वो लोग जो जोर जोर से आवाज़ लगाने की वजह से वहाँ पर इकट्ठा हो गए थे, वो भी इन सब चीज़ों को देखकर हैरान है कि इन लोगों को ऐसा क्या हो गया जो ये इस बुजुर्ग महिला से माफ़ी मांग रहे हैं। कौन थे वह लोग और किस वजह से उस बुजुर्ग महिला से माफ़ी मांग रहे थे, पूरी कहानी की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। प्रतापगढ़ के पास ही के गांव में एक लड़का रहा करता है जिसका नाम है अविनाश। अविनाश के घर में उसकी माँ है, उसके पिता की मौत काफ़ी दिन पहले हो चुकी है और अविनाश अभी स्कूल की पढ़ाई कर रहा है। अविनाश पढ़ने लिखने में काफ़ी ज़्यादा होशियार है क्योंकि उसे अपनी माँ की हालत के बारे में पता है। उसकी माँ मेहनत मजदूरी करके उसको पढ़ा लिखा रही है और सोच रही है कि बेटा अच्छी तरह से पढ़ जाएगा तो कामयाब हो जाएगा और उसके बाद उसके सुख के दिन वापस आ जाएंगे। इसी बात को सोचकर माँ मेहनत मजदूरी करके अपने बेटे को पढ़ाती है और बेटा भी अपनी माँ की उम्मीदों पर खरा उतरता है। जैसे उसकी स्कूली एजुकेशन कंप्लीट होती है तो उसके बाद वह और भी आगे की पढ़ाई करता है और आगे की पढ़ाई करने के बाद वह एक वकील बन जाता है। वकील बनने के बाद वह अपनी प्रैक्टिस करने लगता है और धीरे धीरे वहां पर चारों तरफ फेमस हो जाता है और अच्छा खासा रुपया पैसा कमाने लगता है। इन सभी बातों को देखकर उसकी माँ बड़ी प्रसन्न हुआ करती है और अब वह दूसरों के घरों में काम करने के लिए भी नहीं जाया करती है। माँ बेटे अपने घर के अंदर बड़ी खुशी से रहा करते हैं और तभी अचानक से उसकी माँ कहने लगती है कि बेटा अब तू अच्छा कमाने भी लगा है, तेरी पढ़ाई लिखाई भी कंप्लीट हो गई है, तो क्यों ना अब मैं तुम्हारी शादी करवा दूं। इसके बाद बेटा अपनी माँ से कहता है कि ठीक है माँ, अगर आपको ऐसा लगता है तो बेशक से आप मेरी शादी करा दो, मुझे कोई भी परेशानी नहीं है। तो माँ अपने बेटे के लिए इधर उधर लड़की ढूंढने लगती है। ढूंढने से उन्हें एक लड़की मिल भी जाती है जिसका नाम होता है रेशमा। रेशमा जो कि पढ़ी लिखी भी थी और साथ में अच्छे अच्छे संस्कार उसके अंदर भरे हुए थे। इसके बाद रेशमा और अविनाश की शादी हो जाती है और शादी होने के बाद रेशमा दुल्हन बनकर अविनाश के घर में आ जाती है। अब इसी दौरान जब अविनाश की इतनी तरक्की हुई थी, उसके परिवार से जलने वाले कुछ पड़ोसी हो गए थे जो उसकी तरक्की को देखकर जलने लगे थे। दरअसल पड़ोस में एक रामकिशन नाम का व्यक्ति रहा करता था जिसके तीन बेटे थे और तीनों के तीनों एक से बढ़कर एक नालायक थे। उनके पास रुपया पैसा भी काफी था लेकिन फिर भी उसके बेटे कोई भी कामयाब नहीं हुए थे और इसी वजह से अब वो लोग अविनाश के परिवार से यानी कि अविनाश की माँ से और अविनाश से जलने लगे थे। यह सब कुछ अविनाश भी जानता था लेकिन गांव का मामला था तो इसी वजह से वह उन लोगों से कुछ भी नहीं कहता है और छोटी मोटी बातों पर जब वो झगड़ा किया करते तो बात को ऐसी रफे दफे कर दिया करता है। इसके बाद अविनाश चाहता है कि वो अपना शहर में घर बना ले और शहर के अंदर अपनी माँ को लेकर रहे क्योंकि यहाँ पर बार बार वो पड़ोस का व्यक्ति उसके परिवार से लड़ाई करना चाहता है और अविनाश इस बात को दबाता रहता है। हालांकि अविनाश चाहे तो उनके खिलाफ बहुत कुछ कर सकता है लेकिन गांव के अंदर वो ऐसा माहौल प्रोड्यूस नहीं करना चाहता था। इसके बाद अविनाश धीरे धीरे पैसा इकट्ठा करता है और पैसा इकट्ठा करने के बाद शहर के अंदर एक अच्छा सा घर बना लेता है। जैसे उसका घर बनकर तैयार हो जाता है तो उसके बाद वह अपनी माँ से कहने लगता है कि माँ, मैंने शहर के अंदर घर बना लिया है तो क्यों ना अब हम लोग वहीं पर चलकर रहें। इस बात को सुनने के बाद उसकी माँ थोड़ी सी उदास हो जाती है। जैसे ही माँ उदास होती है तो बेटा उससे उदासी का कारण पूछने लगता है तो वो कहती है कि बेटा, इस गांव के अंदर मेरे जीवन की ढेर सारी यादें जुड़ी हैं तो अब बुढ़ापे में मैं यहाँ से वहाँ कहाँ जाऊँगी। अगर तुझे जाना है तो तू चला जा लेकिन मैं यहीं पर रहूँगी इसी घर के अंदर क्योंकि इस घर के अंदर तुम्हारे पिताजी की यादें हैं और उन्हीं यादों के सहारे से मैं अपना जीवन व्यतीत कर लूँगी। अब बेटा कहने लगता है कि ठीक है माँ, अगर ऐसी बात है तो मैं भी यहीं रहूँगा। लेकिन माँ अपने बेटे से कहने लगती है कि बेटा, जब तूने वहां पर घर बना लिया है तो अपनी पत्नी को लेकर वहां पर चला जा और अच्छे से अपनी जिंदगी को व्यतीत कर। मेरी चिंता मत कर, मैं यहीं पर रहकर अपना गुजारा कर लूंगी। अभी मेरे हाथ पांव में ताकत है और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। मैं खुशी खुशी तुम्हें वहां भेजना चाहती हूं तो तुम बेशक से वहां चले जाओ। अब माँ की इन बातों को सुनकर बेटा पहले तो मना करता है लेकिन माँ उससे जिद करने लगती है और कहती है कि नहीं बेटा, तू अपनी जिंदगी को आराम से जी और वहां से तुम्हारा कोर्ट नजदीक ही पड़ेगा जहां पर तू काम किया करता है और रोज रोज तुझे इतना सफर तय नहीं करना पड़ेगा। जब माँ जिद करती है तो बेटे को भी ये बात माननी पड़ती है और अपनी पत्नी को लेकर वह वहां से उस शहर में चला जाता है जहां पर उसने अपना घर बना रखा था। अब वह वहां रहकर अपने काम धंधे को करता रहता है और हफ्ते में एक दिन गांव आया करता अपनी माँ के पास और अपनी माँ के लिए खाने पीने का, सब्जी वगैरह जो भी सामान होता है उस सभी सामान को यहाँ पर रखकर चला जाया करता। साथ में वो बार बार अपनी माँ से कहा करता है कि माँ अब तो शहर चल चलो, काफी दिन हो गए हैं, हम लोग वहां पर अच्छे से सेटल हो गए हैं तो आप भी हमारे साथ चलो। तो माँ मना कर देती है। वह अपनी माँ से कहता है कि माँ,
अगर आप नहीं चल रहे हो तो मैं भी यहाँ पर आ जाता हूँ, अब आप बुजुर्ग हो चली हो। लेकिन माँ उनसे कह दिया करती कि कोई बात नहीं बेटा, मैं यहाँ पर अपना समय आराम से व्यतीत कर लूंगी। सब कुछ अच्छी तरह से चल रहा था, चारों तरफ अविनाश का नाम था और सभी लोग उसे जाना पहचाना करते थे। गांव के अंदर कोई भी केस हुआ करता तो अविनाश को ही वो लोग बुलाया करते और उसको अपने साथ ले जाकर उस केस की कार्रवाई करवाया करते। वहां के थाने के जो पुलिस वाले होते हैं उनमें से कुछ पुलिस वाले अविनाश को अच्छी तरह से जाना पहचाना करते, क्योंकि अविनाश अक्सर उस थाने में आता जाता रहा करता। इसके बाद एक दिन अचानक से जो पड़ोस का व्यक्ति अविनाश के परिवार से जला करता था वह अविनाश की मां से लड़ाई करने लगता है। किसी छोटी सी बात को लेकर उसने अविनाश की मां से लड़ाई कर दी थी और लड़ाई के दौरान वह सीधा थाने पहुंच जाता है और अविनाश की मां पर कार्रवाई करने की मांग करने लगता है। अब जिस टाइम पर वो थाने में गया था उस टाइम पर थाने में वो पुलिस वाले नहीं थे जो अविनाश को अच्छी तरह से जाना पहचाना करते थे। थाने के अंदर केवल 4 पुलिस वाले थे जिनकी नई नई पोस्टिंग यहाँ पर हुई थी और वह इस बात को सुनकर उस पर कार्रवाई करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वह पड़ोस का जो व्यक्ति था वह अपने पास से कुछ पैसे पुलिस वालों को दे देता है और कहता है कि तुम्हें अच्छी तरह से कार्रवाई करनी है और उनको खूब खरी खोटी सुनाकर आनी है, ताकि गांव के लोगों को यह भी पता चल जाए कि हमसे टक्कर लेने का क्या नतीजा होता है। अब पुलिस वालों को जब पैसे मिल जाते हैं तो वो भी पूरे तेज में जाते हैं वहां पर, और वहां पर जाने के बाद अविनाश की मां को खरी खोटी सुनाने लगते हैं। अविनाश की मां, जिसकी उम्र काफी ज्यादा थी, वह उनको समझाने की कोशिश करती है, कहती है कि बेटा ऐसा मत करो, तुम्हारे लिए बहुत ही गलत हो जाएगा। लेकिन वो लोग उसकी एक नहीं सुनते हैं और उसके साथ खूब सारी गाली गलौज करते हैं गांव वालों को इकट्ठा करके, और सभी गांव वाले सभी चीजें देखते हैं। पुलिस वाले वर्दी में थे और अविनाश की मां उनसे कहती भी है कि बेटा रहने दो, ऐसा मत करो, मेरा बेटा वकील है और तुम्हारे साथ बहुत गलत हो जाएगा। लेकिन वो पुलिस वाले अविनाश को अच्छी तरह से जानते नहीं थे, तो इसी वजह से वो उससे गाली गलौज करते हैं और वहां से उसे थाने बुलाने के लिए कह देते हैं। कहते हैं कि फौरन से थाने में आकर रिपोर्ट करना, वरना मैं महिला पुलिस लेकर आऊंगा और तुम्हें अपने साथ बिठाकर यहां से थाने ले जाया जाएगा। इसके बाद पुलिस वाले वहां से चले जाते हैं और अविनाश की मां अविनाश के पास फोन करके उसे बता देती है कि घर पर पुलिस आई थी, पड़ोस के उस व्यक्ति ने हमारे खिलाफ मामला दर्ज करा दिया है। अविनाश की मां ने अपने बेटे को वो बात नहीं बताई थी कि पुलिस वालों ने उनके साथ गाली गलौज की है, क्योंकि अविनाश की मां अपनी जिंदगी से बहुत कुछ सीख चुकी थी और उसी सीख के आधार पर वह नहीं चाहती थी कि किसी भी व्यक्ति के साथ कुछ गलत हो, तो उसने अपने बेटे को नहीं बताया कि उसकी मां के साथ पुलिस वालों ने गाली गलौज की है। अब जैसे अविनाश ये बात सुनता है तो उसे बड़ा ही गुस्सा आता है उस पड़ोस वाले व्यक्ति पर और वह फौरन से वहां से अपनी गाड़ी लेता है और सीधा उस गांव में पहुंच जाता है। गांव में जाने के बाद वह गांव के कुछ लोगों को इकट्ठा करता है और इकट्ठा करने के बाद उस व्यक्ति के पास पंचायत लेकर पहुंच जाता है। अब जैसे वो वहां पर पहुंचता है तो पहुंचने के बाद उस व्यक्ति को समझाने लगता है, कहता है कि देखो भाई, तुम पड़ोस के हो और गांव के रहने वाले हो और मैं नहीं चाहता कि मेरे गांव के व्यक्ति पर ही मैं किसी तरह के एलिगेशन लगाऊं और उसको कानून के चक्करों में घुमाने लगूं। आप सभी लोग जो यहाँ पर बैठे हो वो सभी जानते हैं कि मैं एक वकील हूँ, मेरा काम रोज कोर्ट में बैठने का होता है। अगर मैंने इसके ऊपर किसी भी तरह का मुकदमा दर्ज कर दिया तो उसके बाद इसे रोज रोज वहां पर चक्कर लगाने पड़ेंगे और इसकी जिंदगी पूरी तरह से तहस नहस हो जाएगी। इस बात को कहकर वो उसे समझाने लगता है तो गांव वाले भी उसे समझाने लगते हैं और समझाने से वह व्यक्ति मान जाता है और अविनाश से माफी मांग लेता है। कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए, आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा और आपको ऐसी बात को सुनने को नहीं मिलेगी। सब कुछ निपट गया था और इसके बाद अविनाश वहां से अपनी मां के पास जाता है और अपनी मां से कहता है कि मां कोई बात नहीं, अब थाने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहीं पर मामला सेटल हो गया है। और गांव के जो कुछ बुजुर्ग व्यक्ति हैं उन्होंने कह दिया है कि थाने में जाकर ये राजीनामा जमा करवा देगा, इसकी हमारी गारंटी है, कल जाकर राजीनामा जमा हो जाएगा। इसके बाद जो अविनाश होता है वहां से वापस से अपने शहर के लिए जाने लगता है, लेकिन तभी अविनाश के गांव का ही एक लड़का जो अविनाश को अच्छी तरह से जाना पहचाना करता था वो उसके पास आता है और उसकी मां के साथ हुई गाली गलौज के बारे में उसे बता देता है। कहता है कि वो बात तो ठीक है, इससे तो तुम्हारा निपट गया, लेकिन पुलिस वालों ने जो तुम्हारे मां के साथ किया है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, हमें तो ये बात अच्छी नहीं लगी है, लेकिन तुम अगर इस बात को ऐसे छोड़ना चाहते हो तो बेशक से छोड़ दो। अब यह बात जैसे अविनाश सुनता है तो उसे यह बात बड़ी बुरी लगती है, क्योंकि अभी तक उसे यह बात नहीं पता थी कि उसकी मां ने उससे यह बात छुपाई है कि पुलिस वालों ने उससे गाली गलौज की है। यह बात सुनकर अविनाश का खून खौलने लगता है और इसके बाद वह वहां से सीधा उस थाने में चला जाता है जहां के पुलिस वाले आकर उसकी मां के साथ गाली गलौज कर चले गए थे। इसके बाद अविनाश जैसे थाने में जाता है तो जो थाना इंचार्ज होता है वो अच्छी तरह से अविनाश को जानता है। अविनाश को आते हुए देखकर वो एकदम से कुर्सी से खड़ा होता है और कहता है कि आओ जी वकील साहब, आपका यहाँ पर कैसे आना हुआ, अगर कोई बात थी तो हमें बुला लेते, हम आपके वहां पर हाजिर हो जाते। क्योंकि उन दोनों की अच्छी खासी जान पहचान थी, अविनाश ज्यादातर मामलों को थाने पर ही रफे दफे करवा दिया करता और गांव वालों से कहा करता कि तुम कोर्ट का चक्कर मत लगाओ वरना तुम्हारी जिंदगी खराब हो जाएगी और
बार बार तुम्हें तारीखों पर जाना पड़ेगा अपने काम को छोड़कर, और यह सब कुछ बहुत ज्यादा पीड़ा देता है। इसी वजह से जो थाना इंचार्ज हैं उन्हें पता था कि अविनाश बहुत ही अच्छा व्यक्ति है और उन्होंने ये बात कही थी। इसके बाद अविनाश उनके पास जाकर बैठ जाता है और बैठने के बाद उनसे बातें करने लगता है। बातों ही बातों में उनको बताता है कि मेरे पड़ोस वाले व्यक्ति ने मुझ पर कोई एप्लीकेशन दर्ज की थी और उसके बाद आपके यहाँ से 3 पुलिस वाले वहां पर गए थे। इसके बाद जो थाना इंचार्ज होते हैं वो पता करते हैं और पता करने के बाद उन्हें और पुलिस वालों से पता चलता है कि फलाना फलाना व्यक्ति उस दिन वहां पर गए थे। थाना इंचार्ज उसे बताता है कि हाँ, हमारे थाने से गए थे और 3 पुलिस वाले थे। तो अविनाश उन लोगों को यहाँ पर बुलाने के लिए कहने लगता है। तो थाना इंचार्ज पूछने लगता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो तुम उन लोगों को यहाँ पर बुलाना चाहते हो। तो अविनाश पूरी कहानी उस पुलिस वाले को बता देता है और कहता है कि पड़ोस का ही मामला था, उसने एप्लीकेशन दर्ज कर दी और उसके बाद ये पुलिस वाले वहां पर चले गए और मेरी मां के साथ गाली गलौज करके आए हैं। सभी गांव वालों के सामने इन लोगों ने ऐसा किया है, तो इन लोगों को मैं छोड़ने तो वाला नहीं हूं, लेकिन एक बार मैं इनसे मिलकर पूछना चाहता हूं कि ऐसा क्या हुआ जो बुजुर्ग महिला से ये इतनी बदतमीजी से बात कर रहे थे। इसके बाद थाना इंचार्ज वहां पर उन पुलिस वालों को बुलाता है और अविनाश उनसे बात करने लगता है। बातों ही बातों में अविनाश उन लोगों को बता देता है कि मैं वकील साहब हूं और मेरी ही मां के साथ तुम लोगों ने ऐसा किया था। अब जैसे ही वो पुलिस वाले देखते हैं कि सामने वाला वकील है और हमारे साथ बहुत कुछ कर सकता है, इसके बाद वे एकदम से हाथ जोड़कर माफी मांगने लगते हैं और कहते हैं कि साहब हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। लेकिन जो अविनाश होता है वो उनको दूर करता है और कहता है कि मुझसे माफी मांगने की कोई भी जरूरत नहीं है। तुम लोगों ने कानून का उल्लंघन किया है और उसकी सजा तुम्हें मिलकर रहेगी। तुम लोगों ने बिना जुर्म सिद्ध हुए एक बुजुर्ग महिला के साथ बदतमीजी की है और इसकी सजा तुम्हें भुगतनी पड़ेगी और इसके लिए मैं कोर्ट तक भी जाऊंगा। इसके बाद अविनाश वहां से ऐसा कहकर चला आता है और इसके बाद इस मामले को कोर्ट में ले जाता है। कोर्ट में जाने के बाद अविनाश उन लोगों के पुराने रिकॉर्ड को निकालता है और निकालने के बाद अविनाश को पता चलता है कि ये लोग रिश्वतखोरी भी किया करते हैं। तो तीनों के खिलाफ अविनाश कोर्ट में मामला दर्ज कराता है और मामला दर्ज कराने के बाद उन लोगों पर केस चलने लगता है। उन तीनों पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया जाता है और सस्पेंड होने के बावजूद भी नौबत आ रही थी कि उन सभी को सजा होगी और उन्हें सजा काटनी पड़ेगी। अब जब पुलिस वाले देखते हैं कि वो सस्पेंड भी हैं और सस्पेंड होने के बाद उनको सजा भी काटनी पड़ सकती है, क्योंकि वकील साहब ने उनके पुराने केसों को निकालकर अच्छी तरह से केस बनाया था, जिस केस को वो खुद लड़ रहे थे। अब वकील साहब अपने लिए जो केस लड़ रहे हैं उसमें कोई कमी थोड़ी ना छोड़ेंगे। इसी वजह से वो लोग अब जेल भी जाने वाले थे। तो वह अपने थाना इंचार्ज से पूछने लगते हैं कि साहब अब हम क्या करें, हम तो बुरे फंसे, हमने बहुत बड़ी गलती कर दी और वकील साहब तो मान ही नहीं रहे हैं। इसके बाद जो थाना इंचार्ज है उनसे कहने लगते हैं कि देखो भाई, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, तुम लोगों ने जो बिना सोचे समझे किया है उस बात का भुगतान तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। इसके बाद जो वे पुलिस वाले होते हैं वो थाना इंचार्ज से रिक्वेस्ट करने लगते हैं और उनकी रिक्वेस्ट सुनकर थाना इंचार्ज उन्हें एक राह बताता है। वह कहता है कि जिस तरह से तुमने उसकी माँ को जलील किया था उसी तरह से तुम उसकी माँ से माफी मांगो और इसके बाद हो सके तो वो तुम्हें माफ कर देगा। इस बात को सुनकर वे तीनों पुलिस वाले इस बात के लिए एग्री हो जाते हैं और दूसरे दिन सुबह सुबह सादा कपड़ों में वहां उसी घर पर पहुंच जाते हैं और घर के बाहर खड़ा होकर जोर जोर से आवाज लगाकर उस बुजुर्ग महिला को बाहर बुलाने लगते हैं। कहते हैं कि माँ जी बाहर आओ, आपसे हमें कुछ काम है। इस आवाज को सुनकर जो अविनाश की माँ होती है वो बाहर निकल कर आती है और सामने देखती है तो वो वही पुलिस वाले थे जिन पुलिस वालों ने कभी उसे बुरी बुरी गालियां दी थी। इसके बाद जैसे अविनाश की माँ उन्हें देखती है तो कहती है कि हाँ साहब बताइए आपको क्या काम है। इस बात को सुनकर पुलिस वाले एकदम से हाथ जोड़ने लगते हैं और उनके सामने गिड़गिड़ाकर माफी मांगने लगते हैं। उन पुलिस वालों की आवाज सुनकर गांव के लोग भी वहां पर इकट्ठा हो गए थे, जिनके सामने पहले उन पुलिस वालों ने उस माजी को जलील किया था। वह लोग भी इस नजारे को देखकर बड़े ही हैरान है कि आखिर इन पुलिस वालों को ऐसा क्या हुआ जो ये लोग हाथ जोड़कर माफी मांगने लगे हैं। इधर जो अविनाश की माँ होती है वो भी इन लोगों को देखकर बड़ी हैरान है कि इन लोगों के साथ ऐसा क्या हुआ जो ये मुझसे माफी मांगने के लिए आ गए। तो उसके बाद जो अविनाश की माँ होती है वो कहती है कि बेटा क्या हुआ, तुम इस तरह से माफी क्यों मांग रहे हो। तो वो पुलिस वाले उससे कहने लगते हैं कि माँ आपके बेटे से तो हमने कई बार माफी मांग ली, लेकिन वो हमारी बात नहीं मान रहे हैं, हमारी नौकरी भी चली गई है और आप उनसे कहकर हमें माफ करवा दीजिए ताकि हम अपने बच्चों को पाल सके और अपने जीवन को अच्छी तरह से व्यतीत कर सके। जिंदगी में आगे से हम कभी भी ऐसा काम नहीं करेंगे। जो कुछ भी हुआ है इसे हमारी पहली गलती समझकर वो हमें माफ कर देगा और हमारे उस केस को बंद करा देगा जिस केस को वो लड़ रहा है। इसके बाद जो अविनाश की माँ होती है वो उनसे कहती है कि बेटा तुम चिंता मत करो,
मैं अपने बेटे को समझा दूंगी और तुम लोगों को कैसी भी परेशानी लेने की जरूरत नहीं है। इसके बाद जो वो पुलिस वाले होते हैं एक बार फिर से सभी गांव वालों के सामने हाथ जोड़कर उनके पैरों को पकड़कर माफी मांगते हैं और कहते हैं कि माँ जी हमें माफ कर देना, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई और जीवन में आगे से कभी भी हम ऐसा नहीं करेंगे। ऐसा कहकर वो वहां से वापस चले गए थे और अविनाश की माँ अविनाश को फोन कर देती है और कहती है कि बेटा ये तुमने क्या कर रखा है, उन पुलिस वालों के साथ ऐसा क्या कर दिया जो वो लोग यहाँ पर माफी मांगने के लिए आए हैं। इसके बाद अविनाश पूरी के पूरी बात अपनी माँ को बता देता है और कहता है कि माँ अगर तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हुआ था तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। तो माँ उससे कहती है कि बेटा मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से किसी को भी कोई परेशानी हो, इसी वजह से मैंने नहीं बताया, क्योंकि अगर तुझे पता चलेगा तो तू इनके साथ बहुत कुछ गलत भी कर सकता है और मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से तुम्हें किसी भी परेशानी का सामना करना पड़े। इसके बाद अविनाश कहता है कि तुमने नहीं बताया तो गांव वालों ने तो मुझे बता दिया। लेकिन जब अविनाश की माँ उससे कहती है कि बेटा वो लोग माफी मांगने के लिए आए हैं और गांव वालों के सामने उन्होंने माफी मांगी है, तो इसके बाद जो अविनाश होता है उन लोगों को माफ कर देता है और माफ करने के बाद जिस केस को वो उनके खिलाफ लड़ रहा था उस केस में राजीनामा कर लेता है और उन लोगों को माफ कर देता है। अब अविनाश जब भी अपने गांव आया करता है तो गांव के लोग बहुत ही इज्जत के साथ उसे देखा करते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, जहां पर एक वकील साहब की मां से पुलिस वालों ने बदतमीजी की, लेकिन उसके बदले में वकील साहब ने पुलिस वालों के साथ कुछ ऐसा कर दिया जिसे वो जिंदगी भर नहीं भूलेंगे और आगे से कुछ ऐसा करने से पहले 100 बार सोचेंगे। आप क्या कहना चाहते हो अविनाश के बारे में, आप क्या कहना चाहते हो अविनाश की मां के बारे में? आपकी जो भी राय कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिले आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।